फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राची और आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। अब भारत का संवैधानिक विकास एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे दो सब्जेक्ट कवर होते हैं। एक तो है पॉलिटी और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी में ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, वो पीसीएस एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। सबसे पहले तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत के संवैधानिक विकास की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि जब संविधान डेवलप नहीं हुआ था तब भी तो चीज़ें चल रही थी, लोग अपना काम कर रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि संवैधानिक विकास करना पड़ा। तो इसके लिए आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे होंगे कि कंपनी का शासन, है ना। क्योंकि संवैधानिक विकास को हम दो सब हेडिंग्स में पढ़ते हैं। पहला है कंपनी का शासन और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन का शासन, जो कि अगली क्लासेस में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इसका एक छोटा सा एक बैकग्राउंड जान लेते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर के अंतर्गत 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि ब्रिटेन में थी, उसे एक अधिकार पत्र दिया। उस अधिकार पत्र के तहत वो भारत में जाकर और पूर्वी देशों में जाकर व्यापार कर सकती थी। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी तो वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, वो व्यापार करने के लिए आई थी, जो कि बाद में प्रशासन यहाँ करने लगी, प्रशासक में बदल गए वो लोग। तो जब प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध और प्लासी के युद्ध की लड़ाई में जब अंग्रेज लोग जीत गए थे, उसके बाद उन्होंने व्यापार के साथ साथ हमारे भारत में प्रशासन करना भी शुरू कर दिया था। अब जब उन्होंने यहाँ पे प्रशासन करना शुरू कर दिया, व्यापार वो पहले से कर रहे थे, तो उसके द्वारा वो बहुत धन सही तरीके से, गलत तरीके से यहाँ से धन ले जा रहे थे और कई बड़े अधिकारी धन लेकर ब्रिटेन भी वापस चले जाते थे। तो वहाँ पर भी वो लोग अराजकता फैला रहे थे। तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा कुछ एक्ट बनाए गए, मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए, कुछ गाइडलाइन बना दी गई कि इन गाइडलाइनों के तहत ही काम होगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। तो ब्रिटेन में और इंडिया में इस अराजकता को रोकने के लिए, इस पे कंट्रोल करने के लिए समय समय पर कुछ एक्ट बनाए गए, जिन्हें रेगुलेटिंग जिनको ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट बनाए गए। और पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब ये कंपनी के शासन के अंतर्गत क्यों आते हैं? ये कंपनी के शासन के अंतर्गत इसलिए आते हैं क्योंकि इन एक्ट को बनाया तो संसद ने था, लेकिन वो डायरेक्ट इन पे कंट्रोल नहीं कर रही थी, वो इनको कंपनी के तहत कंट्रोल कर रही थी। तो अब इसके अंतर्गत सबसे पहला एक्ट कौन सा आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही इसका संवैधानिक महत्व ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो पहला सेट ऑफ रूल्स था जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। इसी के द्वारा जो अराजकता फैल रही थी कंपनी के द्वारा, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित कर दिया गया था कि मतलब इसमें रूल्स बनाए गए थे कि इतने ही काम होंगे इस कार्य क्षेत्र में और इसके बाहर नहीं होंगे। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई थी और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी एक्ट के द्वारा रखी गई थी। इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट था और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट माना जाता है। इसके अंतर्गत इसकी कुछ विशेषताएं थी। विशेषताएं मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट काम किए गए थे, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो जो विशेषताएं थी, पहली विशेषता थी कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, मतलब कि जो पहले बंगाल का एक गवर्नर होता था, अब उसको अब क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो वॉरेन हेस्टिंग थे।
ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग थे। अब मद्रास और बम्बई के गवर्नर को किसके, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का कार्यक्षेत्र बढ़ गया था। तो उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। मतलब एक गवर्नर जनरल और उनके 4 सदस्य, मतलब टोटल 5 लोगों की परिषदीय समिति का गठन किया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, 1773 के बाद 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। इस उच्चतम न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला रेगुलेटिंग एक्ट था और सबसे पहले इसी चीज़ पे कंट्रोल किया गया कि जो लोग कंपनी में थे वो अपना कुछ प्राइवेट व्यापार, अलग से व्यापार और ये सब करके भी धन इकट्ठा कर रहे थे। तो इसमें ये रूल बनाया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी होंगे वो किसी भी प्रकार का अपना निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे, वो किसी से कोई उपहार या कोई रिश्वत नहीं लेंगे, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। मतलब जो कंपनी पर जो नियंत्रण था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रखा गया था। अब ये हमारी इंडिया के लिए है, लेकिन ब्रिटेन में भी इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कई काम किए गए थे। ब्रिटेन में कोड ऑफ प्रोपराइटर्स बनाया गया था जिसे निवेशकों का समूह कहा जाता था, और दूसरा बनाया गया था कोड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। ये जो पॉइंट हम यहाँ लास्ट में हमने पॉइंट पढ़ा, ये ब्रिटेन में भी बनाया गया था। तो ब्रिटेन में क्या किया गया था, ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 लोगों का, मतलब 24 लोगों की एक टीम बनाई गई थी, जिसमें उन्हीं लोगों में से एक अध्यक्ष होता था और एक उपाध्यक्ष होता था, और वही 24 लोगों की टीम कंपनी पर पूरा नियंत्रण करते थे, जिसको अध्यक्ष लीड करता था। ठीक है। और वही चीज़ इंडिया में भी हुई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखा जाने लगा। यहाँ तक होता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 में एक दूसरा एक्ट आया जिसे कि पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट के तुरंत बाद आया था। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था कि 1773 में जो एक्ट में जो प्रावधान थे, जो रूल्स बने थे, उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया। ठीक है। इसमें इन्होंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम क्या किया था, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। मतलब जो राजनीतिक काम होंगे वो अलग होंगे और जो वाणिज्यिक कार्य होंगे वो अलग होंगे। निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अनुमति के साथ साथ राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। मतलब कि इसमें क्या हुआ था कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को बना दिया गया था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो पूरा व्यापारिक मामलों में कंट्रोल करते थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे वो राजनीतिक मामलों को देखते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के लिए इन्होंने एक 6 सदस्यों की एक टीम बना दी थी, जो क्या करते थे, जिसमें से क्या होता था, जो 6 सदस्यों की जो टीम थी उसमें एक सदस्य सीधे ब्रिटेन से उनके मंत्रिमंडल का सदस्य था। तो इससे क्या हुआ, जो जो ब्रिटेन की संसद थी उसका डायरेक्ट कंट्रोल कंपनी पर हो गया। अब ये लोग क्या डिसाइड करते थे कि कंपनी के किन लोगों को रखना है, किन को हटाना है, ये सारा कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बीच में, कंट्रोलर के पास आ गया, जो कि एक 6 सदस्यों की टीम थी। ठीक है। ये पिट्स इंडिया एक्ट बहुत छोटा सा था, इसमें यही काम हुआ था। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हम आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1833 के चार्टर अधिनियम में ही बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये क्वेश्चन अक्सर यहीं से बनते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाए गए थे। अब इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल थे उनको नागरिक और सैन्य दोनों शक्तियां दे दी थी। मतलब नागरिक शक्तियां भी उनके पास थी और जो सैन्य शक्तियां थी वो भी
उनके पास थी। मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनसे विधायी शक्तियों को छीन लिया गया था, मतलब उनके पास अब कोई भी विधायी शक्तियां नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, मतलब अब वो केवल यहाँ पर प्रशासक के तौर पर कार्य कर रहे थे, उनकी कोई भी व्यापारिक गतिविधि यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, अब 1833 में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया था। गवर्नर जनरल को कानूनी सहयोग देने के लिए, अब चूंकि उसके पास नागरिक और सैन्य दोनों शक्तियां आ गई थी, तो उसको एक कानूनी सहयोग देने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो जो टीम थी गवर्नर जनरल की, उसमें एक विधि सदस्य को भी जोड़ा गया, और जो पहले विधि सदस्य जोड़े गए थे वो कौन थे, वो मैकाले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पहले विधि सदस्य जो जोड़े गए थे वो मैकाले थे। अब जो विधि सदस्य जोड़े गए थे उनको कुछ लिमिटेशंस के साथ जोड़ा गया था, मतलब उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ वो किसी भी मामले में अपनी सलाह दे सकते थे, उसको मानना या ना मानना गवर्नर जनरल के ऊपर होता था। और 1833 के चार्टर एक्ट में एक और बहुत ज़रूरी काम किया गया था। यहाँ से दास प्रथा का अंत करना शुरू कर दिया गया था। इसको करते करते 10 सालों का टाइम लगा, और फाइनली 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। उस समय एलन बरो थे। एलन बरो के टाइम पे दास प्रथा का अंत हुआ, और अक्सर क्वेश्चन आता है कि दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत हुआ, तो दास प्रथा का अंत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। और इस एक्ट में एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम किया गया था कि रंग जाति के आधार पर गवर्नमेंट सर्विसेज में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू कर दिया गया था, जिससे कि हर तरह का भेदभाव समाप्त हो गया था। जो प्रतियोगिताएं पास करता था वो सिलेक्ट होता था, जो नहीं करता था वो नहीं होता था। इस तरह से ये 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब अगला एक्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक